इससे पहले के वीडियो में हमने प्रादेशिक भूगोल के बारे में जाना और प्रादेशिक भूगोल का जो ऐतिहासिक विकास है उसको पढ़ा और प्रदेशों के जो अर्थ है वो समझा कि एक समरूपता वाले क्षेत्र को जो दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो किसी विशेष गुण या लक्षण के आधार पर उसे हम प्रदेश कहेंगे। इसमें हर्बर्ट सन महोदय का ही विशेष योगदान था। अब आज भी जो हम प्रदेशों का विभाजन करने वाले हैं इसमें भी हर्बर्ट सन महोदय जो कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे उनका विशेष योगदान रहा है। 20वीं सदी के शुरुआती चरण में इन्होंने प्रादेशिक भूगोल को कुछ भागों में बांटा या प्रदेशों को कुछ भागों में बांटा। उससे पहले हम एक पृथ्वी का जो जलवायु विभाजन है या जलवायु के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके बाद में इनको भी जो प्रादेशिक भूगोल के जो प्रादेशिक जो भाग हैं या प्रदेशों के जो विभाजन हैं, विश्व के प्रमुख जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको समझ लेंगे। या ग्लोब बना आपके सामने यूँ समझ लो और आप इसमें देखोगे कि जो विस्तृत मध्य वाला क्षेत्र जो है ये विषुवत रेखा या इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर 90 अक्षांश रेखाएं आती हैं। ऐसे ही इस विषुवत रेखा की तरफ दक्षिण की तरफ जाने पर, विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जाने पर यहाँ पर भी 90 अक्षांश रेखाएं आती हैं। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यहाँ से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री तक विस्तार वाला क्षेत्र, ये मध्य वाला क्षेत्र, ये विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इसके बाद में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और 23.5 से 66.5 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश, ये शीतोष्ण कटिबंध में शामिल है। ये कुछ ठंडा है उष्ण की अपेक्षा, इससे भी अत्यधिक ठंडा है 66 डिग्री से 90 या 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक या 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक, और ऊपर की तरफ देखो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक, ये शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है। यानी कि इनका वर्णन अपने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस प्रदेशों के विभाजन का, विश्व के जो प्राकृतिक प्रदेश है उनका विभाजन का जो मुख्य आधार है वो जलवायु है। और अब बात करते हैं हम विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। 12 विश्व के प्राकृतिक प्रदेश हैं। कुछ का आप उपभाग करके भी इसको 15-16 पर ले जा सकते हो, लेकिन प्रमुख विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है? 12। इनमें सबसे मध्य वाला सबसे फर्स्ट नंबर आएगा। कौन सा? मध्य में। नाम है विषुवत रेखीय। इसे आप उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कह सकते हो। इसका विस्तार 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों तक इसका विस्तार मिलता है। इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ उत्तरी अमेरिका से शुरू हो जाते हैं, अमेरिका से शुरू हो जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेजन नदी का क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का क्षेत्र है, वो इसमें आता है। इसके बाद में अफ्रीका का अमेजन नदी का क्षेत्र इसमें आता है संपूर्ण। इसके बाद में अफ्रीका का कांगो जो नदी क्षेत्र है, नदी बेसिन जो है वो इसमें आता है। इसके बाद में पठारी प्रदेश जो है मध्य के अंदर अफ्रीका का, वो भी इसमें आता है। फिर एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो इसमें शामिल है। दक्षिणी पूर्वी भागों के अंदर जो द्वीप हैं वो इसमें शामिल है। मलेशिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो इसमें आ ही जाता है। यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है हमारी पृथ्वी के मध्य के अंदर एक पतली पट्टी के रूप में मिलता है। यहाँ पर जो तापमान है वो उच्च रहता है। सबसे ऊंचा तापमान तो नहीं है, लेकिन तापमान सर्वाधिक जो है वो तो मरुस्थलों में मिलता है सबसे उच्च। लेकिन ये जो इनका तापमान है ये सब हमेशा ही लगभग एक जैसा बना रहता है और उच्च मिलता है, सामान्यतः उच्च मिलता है। अब देखिए यहाँ पर तीव्र धूप पड़ती है दिन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर संवहनीय तरंगों के माध्यम से वाष्पीकरण काफ़ी हो जाता है। दोपहर तक लगातार वाष्पीकरण होता है, आकाश बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन उसके बाद में 3-4 बजे लगभग
जो है वो तीव्र वर्षा दैनिक रूप से रोजाना होती है। अब इसी वर्षा और इसी गर्मी के कारण यहाँ उमस भरा वातावरण बना ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जहरीले कीड़े पाए जाते हैं। इसी अत्यधिक वर्षा के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ के वृक्षों की जो हाइट है, ऊंचाई जो है वो 60 मीटर तक पहुँच जाती है। बहुत अत्यधिक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ही ऊपर जाके घने हो जाते हैं, और इनका जो नीचे का क्षेत्र है वो हमेशा अंधेरे वाला ही रहता है, यानी धरातल पे हमेशा अंधेरा छाया रहता है इन वृक्षों के कारण। ये मानवीय स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभदायक नहीं है, यानी कि विकास नहीं कर पाता, इसीलिए इसको आलस्य का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र को आलस्य का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर वृक्षों की बात करें तो ये जो ऊंचे वृक्ष हैं इनमें एबोनी, महोगनी और रोजवुड या ताड़ के वृक्षों की जो है वो अधिकता मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने सेकंड नंबर सवाना घास के क्षेत्र। सवाना घास के क्षेत्र आप मान लो, या इसको कहो आप कि ये सूडान तुल्य जलवायु है या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये। अब घास के मैदान कैसे बनते हैं? अत्यधिक वर्षा होगी तो वन क्षेत्र होगा, जंगली क्षेत्र होगा, लेकिन वर्षा घटेगी तो ये क्या बन जाएंगे? वृक्षों की अधिकता खत्म होने वाली है, अब घास केवल घास ही रह जाती है। लेकिन इसके सवाना के दक्षिण भाग में कुछ विषुवत रेखा के निकट जाने पर, हालांकि इसका विस्तार जो है वो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों यानी उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांशों में मिलता है। इसका जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से तो अफ्रीका का मध्यवर्ती क्षेत्र पट्टी के रूप में है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के अंदर भी ये एक पट्टी मिलती है, पतली पट्टी मिलती है। और इसके अलावा ये जो अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है इसको 2 भागों में बांटता है। दक्षिणी जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हें कंपोज या कंपास के नाम से जाना जाता है। अमेजन के उत्तर में जो घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, उन्हें लानोज कहा जाता है। तो ये इसका विस्तारीय क्षेत्र है। अब इसमें घास जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है, सूखी घास होती है, वृक्षों की जो है वो संख्या बहुत कम होती है, छातेनुमा वृक्ष होते हैं। हाँ, यहाँ पर गोंद जो है उसका व्यापार होता है। यहाँ जो वृक्ष मिलते हैं उनमें गोंद निकाली जाती है। गोंद जो है वो यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। वर्षा की भी बात करें तो यहाँ 25 से 100 सेमी तक की वर्षा मिलती है। यहाँ पर ये जो घास होने की वजह से ये बड़े शिकार की भूमि कहलाती है, क्योंकि ये जो जीव है यहाँ पर, ये बहुत बड़े बड़े जीव जो जैसे चीता, शेर, ये जीव जो है यहाँ पर मिलते हैं और शिकार करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय जो है वो शिकार और ये जो पशुपालन है यही करते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर अपना जो प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश है, नाम है मरुस्थलीय प्रदेश। वैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का नाम है, यहाँ सहारा तुल्य प्रदेश भी कह सकते हो आप इसे। और ये जो कठिनाइयों का क्षेत्र है, इसे परिभाषित करें तो ये क्या है? कठिनाइयों भरा प्रदेश कहलाता है। संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पर काफी। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर आपको पता होगा कि वर्षा की कमी के कारण ही मरुस्थल का निर्माण होता है, और ये सभी मरुस्थल जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अब महाद्वीपों के पश्चिमी भागों की बात करें, सिर्फ एक सहारा मरुस्थल जो है वो मध्यवर्ती भाग में है, पूर्व तक फैला हुआ है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि एशिया के अंदर थार का मरुस्थल एशिया के पश्चिम में है, अरब का मरुस्थल एशिया के पश्चिम में है, इसके अलावा इराक का मरुस्थल तो ये भी पश्चिम के अंदर मिलता है। इसके अलावा अपने अमेरिका की बात करें तो वहाँ पश्चिम में एरिजोना मरुस्थल है, कोलोराडो मरुस्थल है, कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, तो ये भी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण में अटाकामा का मरुस्थल है, ये भी पश्चिमी भाग में मिलता है। ये हमेशा ही जो है अक्षांशों के 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलते हैं, और इनमें जो वनस्पति के रूप में केवल झाड़ियाँ और घास ही मिल पाती है। यहाँ पर जो तापमान है वो दिन में सर्वाधिक हो जाता है, यानी कि लीबिया का अजीजिया जो है विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला 57 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान वाला जो क्षेत्र है।
तो यहाँ पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है। वर्षा की कमी मिलती है, यानी 25 सेमी से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षों भर भी वर्षा नहीं होती है, काफ़ी सालों तक वर्षा नहीं होती है। तो ये यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति मिलती है, जो घास के रूप में होती है, झाड़ियों के रूप में होती है, जो कम पानी में भी यानी अपना लंबे समय तक बिना पानी के भी अपना जीवन निकाल लेती है। और जैसे कि यहाँ पर मिलने वाले पशु भी हैं, वो भी इसी प्रकार के मिलते हैं, जैसे ऊंट और जैसे कि शुतुरमुर्ग, बड़े जीव जो हैं वो मिलते हैं, जो उष्ण वातावरण के अंदर, गर्म वातावरण के अंदर भी बिना पानी के काफ़ी दिनों तक जीवित रह पाते हैं। इसके बाद में बात करें तो हमारा जो मानसूनी प्रदेश आता है, ये भी उष्ण मानसूनी प्रदेश भी कहोगे आप इसे, क्योंकि शीत ध्रुवों की तरफ है, ये उष्ण मानसूनी प्रदेश है। अब बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये 8 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है। इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या है, तो ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके बाद में हिंद चीन का क्षेत्र यानी कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, तो इसके बाद में फिलीपीन और दक्षिणी चीन का क्षेत्र आता है। इसके बाद में यहाँ ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ भाग इसमें शामिल हो जाता है। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो दक्षिणी जो पवनें हैं वो मानसूनी पवनों के रूप में आकर सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि इन मई, जून से प्रारंभ होकर जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही अत्यधिक वर्षा करती है। और ये वर्षा वैसे तो 200 सेमी से कम ही है, लेकिन यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो है मिल जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा के अलावा तापमान की बात करें तो यहाँ पर उच्चतम तापमान भी मिलता है। और शीत ऋतु के अंदर इस मानसूनी क्षेत्र के अंदर तापमान कम भी काफ़ी मिलता है। ये तापमान आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर साल, सागवान और ये शीशम, इस प्रकार की वनस्पति मिल ही जाती है। और इस यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं इनका मुख्य व्यवसाय कृषि रहता है। हालांकि इनका जो है वो मानसून पर आधारित होता है कृषि, तो ये लोग जो है वो भविष्य इसी वर्षा के या मानसून के इंतज़ार में जो है वो गुजारते हैं। अब बात करें यहाँ के पशुओं की तो यहाँ पर गाय और भैंस जो है इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद में बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो महाद्वीपों के हमेशा ही पश्चिमी भागों में लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। इन प्रदेशों के क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य यानी जिसको अपने रोम सागर या मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है, इस भूमध्य सागर के चारों ओर वाला क्षेत्र है। इस तरफ से बात करें तो स्पेन यानी पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीस, फिर बात करें सीरिया, इजराइल, और फिर ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन क्षेत्रों में तो मिलता ही मिलता है। मोरक्को का वैसे तटवर्ती क्षेत्र है। और इसके अलावा अपने अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिलता है। पश्चिमी अमेरिका का भी क्षेत्र जो है तटवर्ती क्षेत्र भी मिलता है। दक्षिण में बात करें तो मध्य चिली का क्षेत्र भूमध्य सागरीय में आता है। और इसके अलावा कुछ दक्षिणी अफ्रीका का और कुछ ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और यहाँ पर तापमान की बात करें तो 5 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है, जो कि सामान्य है। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो 40 सेमी से लेकर 80 सेमी तक वर्षा मिलती है। और ये वर्षा विशेषकर शीत ऋतु में होती है। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पर बिल्कुल 100% श्योर होता है कि शीत ऋतु में 40 से 80 सेमी वर्षा होगी ही होगी। और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा न होने का कारण क्या है कि विषुवतीय पेटी जो है वो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ऊपर जो व्यापारिक पवनें चलने लगती है, जो स्थलीय पवनों के स्थल भाग से ऊपर से होकर आती है, जिसकी वजह से इसमें वर्षा नहीं होती। लेकिन जैसे ही विषुवतरेखीय पेटी शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकती है, वापस यहाँ पर पछुआ पवनें चलने लगती है। पछुआ पवनें जो है वो सागर से स्थल की ओर चलती है, तो सागर से काफ़ी नमी उठाकर यहाँ पर बारिश करती है। इसी वजह से यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। और
यहाँ पर जो फल हैं वो विशेषकर जैसे कि रसदार फल ही होते हैं, जैसे नींबू, अंजीर, खुबानी और इसके अलावा जो अपने नारंगी, तो इस प्रकार के जो रसदार फल जो हैं तो वो यहाँ पर खूब होते हैं। वैसे यहाँ पर रेशम का उत्पादन भी अच्छा होने लगा है। अब बात करें अगले प्राकृतिक प्रदेश की, नाम है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, यानी चीन तुल्य प्रदेश कहेंगे। यहाँ इसे आप एक और नाम दे सकते हो, शीतोष्ण मानसूनी प्रदेश नाम दे सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ जो महाद्वीपों का, इसमें हमेशा ही पूर्वी भाग पर ये जलवायु मिलती है, और ये जलवायु भी जो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। यानी कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के अगर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों की बात करें तो भूमध्य सागरीय है, और पूर्वी भागों में बात करें तो ये चीन तुल्य जलवायु हो जाएगी। इस जलवायु के अंदर वर्षा जो है वो लगभग यही ग्रीष्म काल के अंदर होती है, और ग्रीष्म काल के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक तापमान मिलता है, जैसे कि 32 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में यहाँ तापमान काफ़ी ठंडा होता है, और क्षेत्र की बात करें तो चीन का उत्तरी और मध्य क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा जापान का क्षेत्र शामिल है। फिर इस क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी जो है यूएसए वो शामिल है, ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग, साथ में उरुग्वे भी इसमें शामिल है। ऐसे ही दक्षिणी ये जो अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग इसमें शामिल है। इसमें जापान और चीन जो है वो यहाँ पर विशेषकर जो रेशम का उत्पादन करने में बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर यानी संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जहाँ पर भी जलवायु मिलती है, यहाँ पर चावल, गन्ना, यानी कि ये जो अधिक जल की आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं वो उपजाई जाती हैं। यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो लगभग 75 सेमी से 125 सेमी के बीच मिलता है, और यहाँ पर वैसे सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो इन दोनों जलवायु प्रदेशों के बीच में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य एक जलवायु और मिलती है, जिसको अपने शीत मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। इसके अंदर क्षेत्र की बात करें तो गोबी का मरुस्थल, तिब्बत का पठार, और इसके अलावा कुछ तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र जो है वो शामिल हो जाता है। अगर अन्य क्षेत्रों में बात करें तो जैसे रॉकीज के मध्य मिलने वाला पठारी क्षेत्र, और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो पेंटागोनिया का मरुस्थल इसमें शामिल है। यहाँ पर वनस्पति के नाम पर घास और झाड़ियाँ ही मिलती है। यहाँ वर्षा जो है वो भी 30 सेमी से कम ही मिलती है। इसी कारण तो यहाँ जो है वो मरुस्थल का विकास हुआ है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान 20 डिग्री से 20 डिग्री माइनस, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, और शीत ऋतु में भी अत्यधिक ठंडा नहीं हो पाता है। यहाँ की जलवायु कठोर है, मानव जीवन के लायक नहीं है। ये अगला जो प्रदेश है वो है सेंट लॉरेंस प्रदेश, या सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। सेंट लॉरेंस जो है वो एक नदी घाटी है, नदी है। अगर बात करें सेंट लॉरेंस घाटी जिस क्षेत्र और कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इसमें एक तो आपका ये जो यूएसए का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया, इसके अलावा न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र यहीं बिल्कुल साथ वाला, इसके अलावा अपनी बात करें तो अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग, और अगर अपनी बात करें एशिया की तो एशिया के अंदर ये कुछ मंचूरियन क्षेत्र है, और कुछ जो कोरिया का पूर्वी भाग है वो इसमें शामिल हो जाता है। यहाँ वैसे सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती ही रहती है। वर्षा जो है वो 75 सेमी से 125 सेमी के बीच होती है, जो लगातार होती ही रहती है। और यहाँ पर एक बैंक है, मत्स्य बैंक, यानी क्षेत्र के अंदर मत्स्य का उत्पादन काफ़ी होने लगा है। तो यहाँ पर एक जो जिसे अपने ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, विश्व का सबसे अत्यधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, मत्स्य बैंक जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा लोग यहाँ पर लकड़ी का काटना, पशुपालन करना ये कार्य करते हैं। और यहाँ पर तापमान जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, और शीत ऋतु के अंदर यह हिमांक से नीचे चला जाता है।
तो ये था सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। अब बात करते हैं अपनी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलती है। ये जलवायु जो है 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलती है। और बात करते हैं क्षेत्र कौन कौन सा है। इसका एक क्षेत्र है पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इसके बाद में है ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कि यूएसए के अंदर है। यूएसए का कुछ जो उत्तरी अमेरिका है उसका कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग भी इसमें शामिल है। और नीचे दक्षिण की तरफ बात करें तो चिली का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है, दक्षिण चिली है। इसी तरह जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया, ये भी इसी प्रकार की जलवायु में है। तस्मानिया के बाद में बात आती है उसी के जैसा एक द्वीप है पास में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तरफ, जिसे अपने न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। यहाँ पर भी पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलती है। और अब बात करते हैं यहाँ पर तापमान की। यहाँ पर तापमान जो है वो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में ही बराबर मिलता है, यानी सामान्य तापमान मिलता है। यानी कि स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र सबसे ज़्यादा यही है। और वर्षा की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है। यहाँ पर वृक्षों की बात करें तो ओक, मैपल, इस प्रकार के यहाँ पर जो पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रदेश अपना आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश। इसे अपने स्टेपीज या प्रेरीज घास प्रदेश भी कहते हैं, प्रेरीज प्रदेश भी कह सकते हो आप इसे। ये हमेशा ही महाद्वीपों के मध्य भाग में मिलते हैं और इनका विस्तार भी 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलता है। इसको अगर क्षेत्र की बात करें तो यूरेशिया में पाया जाता है। काला सागर से लेकर अल्ताई जो पर्वत है वहाँ तक ये मिलता है। इसको एशिया यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा थोड़ी कम होती है जिसकी वजह से यहाँ की घास की हाइट थोड़ी कम ही मिलती है। अब बात करते हैं प्रेरीज प्रदेश की, जो अपने अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के जो रॉकीज पर्वत का जो पदीय क्षेत्र है, यानी इस तरफ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसकी हाइट कुछ ज़्यादा है। ऐसे ही अर्जेंटीना में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्ड घास के नाम से जाना जाता है, वेल्ड घास मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स और न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ छोटे छोटे क्षेत्र भी हैं, जैसे हंगरी देश के अंदर जो पुस्टाज के नाम से इस घास प्रदेश को जाना जाता है। इस घास प्रदेश के अंदर वर्षा सामान्य कम ही होती है, लगभग 25 सेमी से भी वर्षा कम मिलती है। और इस क्षेत्र के अंदर तापमान की बात करें तो तापमान भी कम मिलता है। शीत ऋतु में ये क्षेत्र हिमांक तक पहुंच जाते हैं। महाद्वीपों के बीच में ये क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। यहाँ की घास जो है वो मुलायम ही मिलती है। और इस क्षेत्र में वर्तमान में लोगों ने जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। इस घास क्षेत्र को काटकर यहाँ पर कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये क्षेत्र जो है वो एक भविष्य के भंडार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, इससे अगला प्रदेश है हमारा टेग्गा प्रदेश। केवल ये ही एक ऐसा प्रदेश है जिसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलता। इसका विस्तार, टेग्गा प्रदेश का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक तो ये कनाडा और अपने अलास्का के मध्य यहाँ इस क्षेत्र में टेग्गा जलवायु पाई जाती है, जलवायु प्रदेश है। और साइबेरिया में इसका सर्वाधिक विस्तार मिलता है। टेग्गा के अंदर जो है वो सदाबहार नुकीले पत्ते वाले शंक्वाकार जो वृक्ष है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर चीड़, स्प्रूस, फर जैसे ही वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो शिकार करना है। यहाँ पर तापमान जो लगभग कम ही रहता है और हिमांक से नीचे चला जाता है। यानी कि वर्ष के अंदर देखें तो 9 महीने शीतकाल होता है, केवल 3 महीने ही ग्रीष्म काल होता है जिसमें सूर्य सामने चमकता है। में वर्षा 25 सेमी से लेकर 50 सेमी के बीच में होती है।
तो यहाँ पर वनस्पति जो है वो विशेषकर बड़े आकार की नहीं होती, छोटे वृक्ष ही मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, जो अपना है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश, जिसे अपने शीत मरुस्थल के नाम से भी जान सकते हैं, कि वैसे ये क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा जो काफ़ी कम होती है, 25 सेमी से भी कम होती है, लेकिन ये क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर बर्फ हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ढकी रहती है। इसका विस्तार बात करें तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक यही पाया जाता है। यहाँ वर्षा कम होती है और कुछ ही समय जो है लगभग यूँ मानो कि 10 महीने जो है वो बर्फ से ढका रहता है। कुछ ही महीने, 2 या 1 महीने ये बर्फ पिघलती है और यहाँ पर काई, लाइकेन, फफूंद जैसा जो है वो घास वनस्पति मिल जाती है। ये क्षेत्र जो है वो जीवन के रहने के लायक नहीं है, फिर भी यहाँ पर कुछ जनजातियाँ निवास करती।